आनंदमयी के घर से एक बार रोज सवेरे विनय अपने घर का चक्कर लगा आता था। आज सवेरे आने पर उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर किसी का नाम नहीं था। ललिता से विवाह करके विनय किसी तरह सुखी नहीं हो सकेगा और ललिता का भी उससे अहित होगा, यह बताकर चिट्ठी में लंबा उपदेश दिया गया था। अंत में यह भी लिखा था कि इस सब के बाद भी विनय ललिता से विवाह का इरादा ना छोड़े तो एक बात और भी सोचकर देख ले कि ललिता के फेफड़े कमज़ोर है और डॉक्टरों ने यक्षमा की आशंका बताई है। चिट्ठी पाकर विनय हक्का बक्का हो गया। कोई ऐसी बातें झूठ मूठ भी गढ़ सकता है, विनय ने यह कभी नहीं सोचा था। समाज की बाधा के कारण ललिता के साथ विनय का विवाह किसी तरह संभव नहीं है, यह तो मानी हुई बात थी। इसलिए तो ललिता के प्रति अपने हृदय के अनुराग को विनय अब तक अपराध ही मानता आया था। लेकिन जब उसे ऐसी चिट्ठी मिली है तो निश्चय ही समाज में इस बारे में विस्तार से चर्चा होती रही है। इससे समाज के लोगों के बीच ललिता कितनी अपमानित हुई है, यह सोचकर उसका मन अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। उसके नाम के साथ खुल्लम खुल्ला ललिता का नाम समाज के लोगों के मुंह पर आता रहा है, इससे वह बहुत ही लज्जित और संकुचित होने लगा। उसे बार बार यही लगने लगा कि ललिता उसके साथ परिचय को अभिशाप मानकर धिक्कार रही होगी। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि अब ललिता कभी उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करेगी। हाय, ये मानव हृदय! इस तीव्र ग्लानि के बीच भी विनय के मन के भीतर एक निविड़ गंभीर सूक्ष्म और तीव्र आनंद हिलोरे ले रहा था, जिसे वह संभाल नहीं पाता था, जो सारी लज्जा और अपमान को अस्वीकार कर देता था। इस आनंद को किसी प्रकार दबा देने के लिए वह अपने घर के बरामदे में तेजी से टहलने लगा। लेकिन सवेरे के प्रकाश से झरता हुआ एक मदहोश कर देने वाला भाव उसके मन पर छा गया। जो फेरी वाले राह पर हाँक लगाते हुए चले जा रहे थे, उनकी हाँक के स्वर भी जैसे उसकी हृदय में एक गहरी चंचलता जगाने लगे। बाहर के लोगों की निंदा ही मानो एक रैले की तरह ललिता को बहाकर उसके हृदय के किनारे पर छोड़ गई। समाज से बहकर आई हुई ललिता की इस मूर्ति को वह और दूर ना हटा सका। उसका मन केवल यही पुकारने लगा कि ललिता मेरी है, एकमात्र मेरी है। उसने कभी मन में दुर्दम होकर इतने जोर से यह बात कहने का साहस नहीं किया था। आज जब बाहर से ऐसी ध्वनि इस तरह अचानक उठी, तब विनय किसी तरह अपने मन को और चुप चुप कहकर दबा ना रख सका। जब इस प्रकार से चंचल होकर विनय अपने बरामदे में चक्कर काट रहा था, तब सहसा उसने देखा सड़क पर हारान बाबू चले आ रहे हैं। वह फौरन समझ गया कि वे उसी के पास आ रहे हैं। यह भी उसने निश्चित जान लिया था कि उस गुमनाम चिट्ठी के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। विनय ने रोज की तरह अपनी स्वभाव सिद्ध प्रगल्भता नहीं दिखाई। हारान बाबू को कुर्सी पर बिठाकर चुपचाप उनकी बात की प्रतीक्षा करता रहा। अंत में हारान बाबू बोले, विनय बाबू, आप तो हिंदू है ना? विनय ने कहा, हाँ वह तो हूँ ही। हारान बाबू ने कहा, मेरे इस सवाल का बुरा ना माने। कई बार हम लोग चारों तरफ की स्थिति सोचे विचारे बिना अंधे होकर चलने लगते हैं। इससे संसार में दुख फैलता है। ऐसी हालत में अगर कोई ये सवाल उठाए कि हम क्या है, हमारी सीमा कहाँ है, हमारे आचरण का फल कहाँ कहाँ तक पहुँचता है, तब ये सवाल बुरे लगने पर भी उस आदमी को मित्र ही समझना चाहिए। हंसने की कोशिश करते हुए विनय ने कहा, आप व्यर्थ इतनी भूमिका बांध रहे हैं। कोई अप्रिय सवाल सामने आने पर मैं किसी प्रकार अत्याचार कर बैठूं, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। आप बेखटके मुझसे चाहे जो सवाल पूछ सकते हैं। हारान बाबू ने कहा, मैं आप पर जानबूझकर कोई अपराध करने का आक्षेप लगाना नहीं चाहता, लेकिन बिना सोचे समझे गलती का परिणाम भी भयंकर ही हो सकता है। शायद यह बात आपको समझाने की जरूरत ना होगी। मन ही मन विनय ने विरक्त होते हुए कहा, जरूरत नहीं है तो छोड़िए, असल बात कहिए। हारान बाबू ने कहा, आप जब हिंदू समाज में हैं और उसे छोड़ना भी आपके लिए संभव नहीं है, तब परेश बाबू के परिवार में आपका इस ढंग से आना जाना क्या ठीक है, जिससे उनके समाज में उनकी लड़कियों के बारे में कोई गलत चर्चा उठ सकती हो? विनय ने गंभीर होकर कुछ देर चुप रहकर कहा, देखिए पानू बाबू, किस बात से समाज के लोग कौन सी बात गढ़ लेते हैं, वह बहुत कुछ उनके अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। अगर परेश बाबू की लड़कियों के बारे में आप लोगों के समाज में किसी प्रकार की गलत चर्चा खड़ी हो सकती है, तो इसमें लज्जा की बात उनके लिए उतनी नहीं है जितनी आपके समाज के लिए। हारान बाबू ने कहा,
किसी कुमारी को अपने घर वालों के साथ छोड़कर किसी गैर आदमी के साथ अकेले स्टीमर में सैर करने दी जाए तो इसकी चर्चा करने का अधिकार कौन से समाज को होगा? यही बात मैं पूछता हूँ। विनय ने कहा, बाहर की घटना को भीतर के अपराध के साथ आप लोग भी अगर एक ही आसन पर बिठाने लगे तब फिर हिंदू समाज छोड़कर आपको ब्रह्म समाज में आने की क्या जरूरत थी? खैर पानू बाबू, ये सब बातें लेकर बहस करने की कोई ज़रूरत मैं नहीं देखता। मेरा क्या कर्तव्य है यह मैं स्वयं सोच विचार के बाद तय करूँगा। इस बारे में आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। हारान बाबू ने कहा, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे अंत में इतना ही कहना है कि आपको अब दूर ही रहना होगा, नहीं तो यह आपका बड़ा अन्याय होगा। परेश बाबू के परिवार में प्रवेश करके आप लोगों ने केवल अशांति की ही सृष्टि की है। उनका कितना अनिष्ट आप लोगों ने किया है आप नहीं जानते। हारान बाबू के चले जाने पर एक व्यथा कांटे सी विनय के मन में चुभने लगी। सरल हृदय उदार चित्त परेश बाबू कितने सम्मान के साथ उन दोनों को अपने घर और परिवार के बीच बुला ले गए थे। विनय ने चाहे बिना ना जाने समझे इस ब्रह्म परिवार में अपने अधिकार की सीमा का पग पग पर उल्लंघन किया था, फिर भी उनके स्नेह से वह कभी वंचित नहीं हुआ। इस परिवार के बीच विनय की प्रकृति ने एक ऐसा गहरा सहारा पाया था जैसे उसे कहीं और नहीं मिला। इन सब से परिचय होने के बाद मानो विनय अपनी एक अलग और विशेष सत्ता को पहचान सका है। जिस परिवार में उसे इतना मान सम्मान, इतना आनंद, ऐसा आश्रय मिला, उसी परिवार के लिए विनय की स्मृति ऐसी हो जाएगी कि हमेशा कांटी सी चुभती रहे। परेश बाबू की लड़कियों पर अपने अपमान की पोत दी। ललिता के पूरे आगत जीवन पर उसने कलंक का इतना बड़ा टीका लगा दिया। इसका क्या प्रतिकार हो सकता है? हाय, समाज नाम की चीज ने सच्चाई के मार्ग में कितनी बड़ी बाधा खड़ी कर दी है। ललिता के साथ विनय के मिलन में यथार्थ बाधा कोई नहीं है। जो देवता दोनों के हृदय में बसे हैं वही जानते हैं कि विनय ललिता के सुख और मंगल के लिए अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर देने को तैयार है। वही देवता तो प्रेम के आकर्षण में बांध विनय को ललिता के इतना निकट ले आए हैं। उनकी शाश्वत धर्म विधि में तो कहीं बाधा नहीं है। तब ब्रह्म समाज के जिस देवता की पूजा पानू बाबू जैसे लोग करते हैं वे क्या कोई दूसरे हैं? वे क्या मनुष्य के मन के अंतरतम के देवता नहीं हैं? ललिता के साथ उसके मिलन के मार्ग में कोई निषेध अपना विकराल मुंह बाएं खड़ा हो और वह केवल समाज को ही मानकर मानव मात्र को प्रभु का आदेश ना माने, तो वही निषेध क्या पाप ना होगा? लेकिन क्या पता ललिता के लिए भी यह निषेध ही बलवान हो। फिर शायद ललिता विनय को कितने संशय है, इसका हल कहाँ मिलेगा? विनय के घर जिस समय हारान बाबू आए हुए थे उसी समय अविनाश आनंदमयी को यह सूचना दे रहा था कि विनय के साथ ललिता का विवाह तय हो गया है। आनंदमयी ने कहा, यह कभी सच नहीं हो सकता। अविनाश बोला, क्यों सच नहीं हो सकता? क्या यह विनय के लिए असंभव है? आनंदमयी ने कहा, वह मैं नहीं जानती, लेकिन इतनी बड़ी बात विनय मुझसे छिपाकर कभी न रखता। बार बार अविनाश ने दोहराया था कि उसने यह खबर ब्रह्म समाज के लोगों से ही सुनी है और इस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है। विनय की अंत में ऐसी ही सोचनीय गति होगी, यह अविनाश बहुत पहले ही जानता था। यहाँ तक कि उसने गोरा को भी इस बारे में सचेत कर दिया था। आनंदमयी को यह सब बताकर बड़े आनंद से भरकर वह निचली मंजिल में महीम को भी यह संवाद सुनाने गया। आज विनय के आने पर आनंदमयी उसका चेहरा देखकर ही समझ गई कि उसके मन में कोई भारी क्षोभ पैदा हुआ है। भोजन कराकर उन्होंने उसे अपने कमरे में ले जाकर बैठाया और तब उससे पूछा, विनय तुझे क्या हुआ है, बता तो। विनय ने कहा, माँ यह मेरी चिट्ठी पढ़ के देखो। आनंदमयी के चिट्ठी पढ़ चुकने पर विनय ने कहा, आज सवेरे पानू बाबू मेरे यहाँ आए थे, मुझे बहुत डांट फटकार कर चले गए। आनंदमयी ने पूछा, क्यों? विनय ने कहा, उन्होंने कहा मेरे आचरण के कारण उनके समाज में परेश बाबू की लड़कियों की निंदा हो रही है। आनंदमयी ने कहा, लोग जो कहते हैं कि ललिता के साथ तेरा विवाह पक्का हो गया है, इसमें मुझे तो निंदा की कोई बात नहीं दिखाई देती। विनय ने कहा, विवाह होने का कोई मार्ग होता तो निंदा की कोई बात न उठती, लेकिन जहाँ उसकी कोई संभावना नहीं है वहाँ ऐसी अफवाह फैलाना कितना बड़ा अन्याय है। खासकर ललिता के बारे में ऐसी बात उड़ा देना तो निरी कायरता है। आनंदमयी ने कहा,
तुम में जरा भी पौरुष हो विनु तो तू इस कायरता के चुंगल से ललिता को सहज ही बचा सकता है। विस्मित होकर विनय ने कहा, कैसे माँ? आनंदमयी ने कहा, कैसे क्या? ललिता से विवाह करके और कैसे? विनय ने कहा, तुम क्या चाहती हो माँ? अपने विनय को तुम ना जाने क्या समझती हो? तुम सोचती हो विनय के एक बार मैं ब्याह करूँगा कहने से ही दुनिया में और किसी को कुछ कहने लायक नहीं रहेगा, जैसे सब मेरी सारी की प्रतीक्षा में मेरा मुंह ताकते हुए बैठे हैं। आनंदमयी ने कहा, फालतू बातें सोचने की तो कोई ज़रूरत मुझे नहीं दिखाई देती। अपनी तरफ से तू जितना कर सकता है उतना कर दे। बस तू इतना तो कह सकता है कि मैं विवाह करने को तैयार हूँ। विनय ने कहा, मेरा ऐसी असंगत बात कहना क्या ललिता के लिए और भी अपमानजनक ना होगा? तू इसे असंगत क्यों समझता है? जब तुम दोनों के विवाह की चर्चा होने ही लगी है तो अवश्य विवाह को संगत मानकर ही तो होने लगी है। मैं कहती हूँ तुझे कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। विनय ने कहा, लेकिन माँ गोरा की बात भी तो सोचनी होगी। दृढ़ स्वर में आनंदमयी ने कहा, ना बेटा, इसमें गोरा की बात सोचने की कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ वह नाराज़ होगा। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वह तुझ पर नाराज़ हो, लेकिन तू करेगा क्या? ललिता के प्रति अगर तुझ में श्रद्धा है तो तू यह कैसे देख सकता है कि वह समाज में सदा के लिए अपमानित हो जाए? यह तो बड़ी कठिन बात थी। जेल की सज़ा पाए हुए जिस गोरा के प्रति विनय के प्यार की धारा दुगने वेग से बहने लगी थी, उसके लिए वह इतना बड़ा आघात तैयार करके कैसे रख सकेगा? फिर उसके संस्कार बुद्धि से समाज को फलांग जाना सरल है, लेकिन कर्म से उसको फलांगने का मौका आने पर छोटी बड़ी कितनी ही अड़चनें दिखाई देती है। इस तरह अज्ञात का बहुत भय, दूसरी तरफ से जो अभ्यस्त नहीं है उसका विरोध, दोनों कोई युक्ति दिए बिना पीछे की ओर धकेलने लगते हैं। विनय ने कहा, माँ, तुम्हें जितना ही देखता हूँ अचरज बढ़ता जाता है। तुम्हारा मन एकदम इतना साफ हो गया। तुम्हें क्या ज़मीन पर चलना नहीं पड़ता? तुम्हें क्या भगवान ने पंख दिए हैं? तुम्हें कहीं कोई अटक ही नहीं दिखाई पड़ती? आनंदमयी ने हंसकर कहा, ईश्वर ने मुझे अटकाने लायक कुछ रखा ही नहीं, सब बिल्कुल साफ कर दिया है। विनय ने कहा, लेकिन माँ, मुंह से मैं चाहे जो कहूँ मन तो अटकता है। इतना समझ बूझ पढ़ सुनकर तर्क करके अचानक दिखाई देता है कि मन तो निरा मूर्ख ही रह गया है। इसी समय कमरे में आकर महिम ने एकाएक विनय से ऐसे भद्दे ढंग से ललिता के बारे में प्रश्न किया कि वह तिलमिला उठा, लेकिन किसी तरह अपने को संभाल कर वह सिर झुकाए चुप बैठा रहा। इस पर महिम सभी के बारे में तीखे व्यंग्य से भरी अपमानजनक बातें कहकर चले गए। जाते जाते बता गए, इस तरह विनय को जाल में फंसाकर उसका सर्वनाश करने के लिए ही परेश बाबू के घर में बड़ी निर्लज्जता से आयोजन होता रहा था। विनय भोला था, इसलिए उनके फंदे में फंस गया। गोरा को वे लोग फंसा सकते तब तो देखते, लेकिन वह तो टेढ़ी खीर है। विनय चारों ओर लांछित होकर स्तब्ध बैठा रह गया। आनंदमयी ने कहा, जानता है विनय, इस समय तेरा क्या कर्तव्य है? विनय ने मुंह उठाकर उनकी ओर देखा। आनंदमयी बोली, तुझे एक बार परेश बाबू के पास जाना चाहिए, उनसे बात होते ही मामला साफ हो जाएगा। आनंदमयी को अचानक आए देखकर सुचरिता ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मैं तो अभी आपकी तरफ ही जाने के लिए तैयार हो रही थी। हंसकर आनंदमयी ने कहा, तुम तैयार हो रही हो यह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जिस लिए तैयार हो रही थी वह खबर पाकर मुझसे रहा नहीं गया। चली आई। आनंदमयी को खबर मिल गई है यह जानकर सुचरिता को और भी आश्चर्य हुआ। आनंदमयी बोली, बेटी, विनय को मैं अपने बेटे सा ही मानती हूँ। उसी विनय के नाते जब तुम लोगों को भी नहीं जानती थी तब भी मन ही मन अनेक आशीर्वाद दिया करती थी। तुम लोगों के साथ कोई अन्याय हो रहा है, मैं यह खबर सुनकर कैसे रह सकती हूँ? मुझसे तुम लोगों का कोई उपकार हो सकेगा कि नहीं यह तो नहीं जानती, लेकिन मन ना जाने कैसा हो रहा था, इसलिए तुम्हारे पास दौड़ी आई। बेटी, विनय की ओर से तो कोई अन्याय नहीं हुआ है। सुचरिता ने कहा, बिल्कुल नहीं। जिस घटना को लेकर सबसे ज़्यादा आंदोलन हो रहा है उसके लिए ललिता ही उत्तरदायी है। ललिता अचानक किसी से कुछ कहे बिना स्टीमर पर सवार हो जाएगी, इसकी विनय बाबू ने कल्पना भी नहीं की थी। लोग इस ढंग से बातें बना रहे हैं मानो उन दोनों ने गुपचुप सलाह कर रखी हो। उधर ललिता ऐसी तेजस्विनी लड़की है कि वह प्रतिवाद करने या असल में क्या बात हुई थी इसकी कोई सफाई देने कभी नहीं जाएगी। आनंदमयी ने कहा, लेकिन इसका कुछ तो उपाय करना होगा। ये सब बातें जब से विनय ने सुनी है उसका मन बड़ा बेचैन हो गया है। वह तो अपने को ही अपराधी माने बैठा है।
सुचरिता ने अपना लाल होता हुआ चेहरा कुछ झुकाकर कहा, अच्छा आप क्या सोचती है? विनय बाबू। सकुचाती हुई सुचरिता को उसकी बात पूरी ना करने देकर आनंदमयी ने कहा, देखो बेटी, यह तो मैं कह सकती हूँ कि विनय को ललिता के लिए जो भी करने को कहोगी वह वही करेगा। विनय को बचपन से ही देखती आ रही हूँ। उसने जब एक बार आत्मसमर्पण कर दिया तब कुछ बचाकर नहीं रख सकेगा। बल्कि इसलिए बार बार मैं डरती हूँ कि कहीं उसका मन उसे ऐसी जगह ना ले पहुँचे जहाँ से उसे कुछ मिलने की कोई उम्मीद ना हो। सुचरिता के मन से एक बोझ उतर गया। वह बोली, ललिता की सम्मति के लिए आपको कोई चिंता ना करनी होगी। उसका मन मैं जानती हूँ। लेकिन विनय बाबू क्या अपना समाज छोड़ देने को राजी होंगे? आनंदमयी ने कहा, हो सकता है कि समाज उसे छोड़ दे, लेकिन वह क्यों खामखा आगे बढ़कर समाज को छोड़ने जाएगा? उसकी ज़रूरत क्या है? सुचरिता ने कहा, यह आप क्या कह रही है माँ? विनय बाबू हिंदू समाज में रहकर ब्रह्म समाजी की लड़की से ब्याह करेंगे? आनंदमयी ने कहा, अगर वह करने को राजी हो तो तुम लोगों को इसमें क्या ऐतराज है? सुचरिता बड़ी उलझन में पड़ गई। बोली, यह कैसे हो सकेगा? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आनंदमयी ने कहा, मुझे तो यह बिल्कुल सीधी बात जान पड़ती है बेटी। देखो, मेरे ही घर में जो नियम चलता है उस नियम से मैं नहीं चल सकती। इसलिए बहुत से लोग मुझे किरिस्तान कहते हैं। किसी काज कर्म के समय जानबूझकर मैं अलग ही रहती हूँ। तुम सुनकर हंसोगी, गोरा मेरे कमरे में पानी नहीं पीता। लेकिन इसलिए मैं क्यों यह कहने जाऊँगी कि यह मेरा घर नहीं है, यह समाज मेरा समाज नहीं है? ऐसा मैं तो कह नहीं सकती। गालियाँ और निंदा सब सिर माथे पर लेकर भी मैं इस घर में इस समाज को अपनाए हुए हूँ। इसमें मुझे तो कोई अड़चन दिखाई नहीं देती। कभी ऐसी मुश्किल आ ही गई कि आगे ऐसा ना चल सका, तब तो रास्ता ईश्वर दिखाए, उसी पर चल पड़ूंगी। लेकिन अंत तक जो मेरा है उसको अपना ही कहूँगी। वही यदि मुझे स्वीकार ना करे तो वह जाने। सुचरिता के सामने बात अब भी स्पष्ट नहीं हुई। उसने कहा, लेकिन ब्रह्म समाज की जो राय है, अगर विनय बाबू की। आनंदमयी ने कहा, उसकी राय भी तो वैसे ही है। ब्रह्म समाज की राय कोई दुनिया से अलग तो नहीं है। तुम लोगों के पत्रों में जो सब उपदेश छपते हैं वह अक्सर उन्हें पढ़कर मुझे सुनाता है। कहीं कोई अनदेखी बात तो मुझे नहीं जान पड़ी। इसी समय सुचि दीदी पुकारती हुई ललिता कमरे में आई और आनंदमयी को देखते ही लज्जा से लाल हो गई। सुचरिता का चेहरा देखकर ही वह जान गई कि अब तक उसी की बात हो रही थी। किसी तरह कमरे में भाग जाना संभव होता तो उसकी जान बचती, लेकिन अब भाग सकना संभव नहीं था। आनंदमयी कह उठी, आओ ललिता बेटी आओ। और ललिता का हाथ पकड़कर उसे उन्होंने अपने बहुत नज़दीक खींचकर बिठा लिया, मानो ललिता उनकी कुछ विशेष अपनी हो गई है। आनंदमयी ने अपनी पहली बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सुचरिता से कहा, देखो बेटी, अच्छे के साथ बुरे का मेल बैठना ही सबसे कठिन काम है। लेकिन दुनिया में फिर भी वह हो ही जाता है, और उसमें भी सुख दुख से दिन कटते जाते हैं। हर समय उसमें बुरा ही हो ऐसा नहीं है, भला भी होता है। यह भी जब संभव हो सकता है तब मत में थोड़ा सा अंतर होने से क्यों दो जनों का मेल नहीं हो सकेगा? मेरी तो यह समझ में ही नहीं आता, मनुष्यों का असली मेल क्या मतवाद में है? सुचरिता सिर झुकाए बैठी रही। आनंदमयी ने कहा, तुम्हारा ब्रह्म समाज भी क्या मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिलने देगा? ईश्वर ने अंदर से जिनको एक बनाया है, तुम्हारा समाज बाहर से उन्हें अलग कर रखेगा? जो समाज छोटे अनमेल नहीं मानता, बड़े मेल से सभी को मिला देता है, ऐसा समाज क्या दुनिया में कहीं नहीं है? मनुष्य ईश्वर के साथ क्या ऐसे झगड़ा ही करता रहेगा? समाज नाम की चीज़ क्या केवल इसलिए बनी है? इस विषय को लेकर आनंदमयी इतने आंतरिक उत्साह से इसकी विवेचना करने लगी। वह क्या सिर्फ ललिता के साथ विनय के विवाह की कठिनाई दूर करने के लिए ही? इस संबंध में सुचरिता के मन में एक दुविधा को पहचानकर उसका समूचा मन जो इस दुविधा को दूर करने के लिए आतुर हो उठा। उसमें क्या और भी एक उद्देश्य नहीं था? सुचरिता यदि इस तरह संस्कार से बंधी रहेगी तो कैसे चलेगा? विनय के ब्रह्म हुए बिना विवाह नहीं हो सकेगा। अगर यही सिद्धांत स्थिर ठहरेगा तब तो आनंदमयी ने पिछले दिनों में बेहद दुख के समय भी जो आशा की प्रतिमा गढ़कर खड़ी की है वह धूल में मिल जाएगी। आज ही विनय ने उनसे एक प्रश्न पूछा था। कहा था, माँ क्या ब्रह्म समाज में नाम लिखाना होगा? वह भी क्या स्वीकार कर लूँगा? आनंदमयी ने कहा था, नहीं नहीं, उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं लगती। विनय ने पूछा था, वे लोग यदि जोर डाले तो? बहुत देर तक चुप रहकर आनंदमयी ने कहा था,
नहीं, इस बात में जोर नहीं चलेगा। आनंदमयी की बातों में सुचरिता ने कोई भाग नहीं लिया, वह चुप ही रही। आनंदमयी समझ गई कि सुचरिता का मन अभी गवाही नहीं दे रहा है। मन ही मन में सोचने लगी, मेरा मन जो समाज के सारे संस्कार काट सका, वह तो मात्र उसी गोरा के स्नेह के कारण। तब क्या सुचरिता का मन गोरा की ओर आकृष्ट नहीं है? अगर होता तो इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी ना हो उठती। आनंदमयी का मन उदास हो गया। गोरा के जेल से छूटने में अब 2-1 दिन ही शेष थे। मन ही मन में सोच रही थी कि उसके लिए एक सुख का मार्ग उपस्थित हो रहा है। इस बार जैसे भी हो गोरा को बांध ही देना है, नहीं तो वह कहाँ किस मुश्किल में पड़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन गोरा को बांध सकना हर किसी लड़की की बस की बात तो है नहीं। इधर गोरा का विवाह हिंदू समाज की किसी लड़की से करना भी तो अन्याय होगा। इसलिए अब तक कितनी ही लड़कियों के अभिभावकों की दरख्वास्त के वे अस्वीकार कर चुकी है। गोरा कहता रहा है मैं विवाह नहीं करूँगा। माँ होकर भी उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। लोग इस पर अचरज करते रहे हैं। गोरा के 2-1 लक्षण देखकर इस बार वे मन ही मन प्रसन्न हुई थी, इसलिए सुचरिता के नीरव विरोध से उन्हें पीड़ा पहुंची। लेकिन वे सहज ही पतवार छोड़ देने वाली नहीं है। उन्होंने मन ही मन कहा, अच्छा देखा जाएगा।